गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका इस एमडी लॉ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको टीपी एक्ट का सेक्शन 19 और 21 क्लियर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 बात करता है वो क्या है, प्लस इजी फॉर्म आपको बताने वाली हूँ, प्लस कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो सेक्शन 21 में है वो क्या कहना चाहता है और इसमें क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, ये जो मैं मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए करती हूँ ताकि लॉ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हर एक सेक्शन को हम इजी फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें उसका कंसेप्ट पता होगा प्लस उसका शॉर्ट मीनिंग पता होगा कि इस सेक्शन को ये कहते हैं तो हम उसको एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक मेहनत आपके लिए है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। देखो, टीपी एक्ट में एक पढ़ते हैं हम सेक्शन 19 निहित हित के बारे में। निहित हित के बारे में, ये निहित हित इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। एक हम सेक्शन 21 में पढ़ते हैं समाश्रित हित, जिसको बोला जाता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। अब देखो, ये निहित हित या समाश्रित हित है क्या। देखो, निहित हित ये कहता है कि जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसमें न तो आपने कोई कंडीशन लगाई, उसमें न ही आपने कोई एक टाइम बता दिया, न ही आपने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तभी मैं तेरे को दूंगा। नहीं, निहित हित में जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर तत्काल हो जाता है। दूसरी बात, निहित हित में जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो किसी अवश्यम भावी अवश्यम भावी घटना पर डिपेंड करता है। अब ये अवश्यम भावी घटना है क्या? ऐसी घटना जो होनी ही होनी है, जिस घटना का होना तय है, उसके बारे में आप ये दोनों चीजें अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वो निहित हित कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निहित हित में जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वह या तो तत्काल ट्रांसफर हो जाती है या किसी अवश्यंभावी घटना के घटित होने पर प्रभावी हो जाती है। अब देखो, निहित हित में दो चीजें, तत्काल ट्रांसफर हो जाता है। इसमें देखो, जब हम प्रॉपर्टी किसी पर्सन को दे रहे हैं तत्काल ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या चीज बच रही है? इसमें उपभोग बच रहा है। जैसे मैंने एक पर्सन को कहा कि मेरी ये प्रॉपर्टी एक्स नाम की प्रॉपर्टी तेरे नाम है, मैं इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तेरे को कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर उस पर्सन को प्रॉपर्टी दे दी, ट्रांसफर कर दी, भले ही मैं उस पर्सन को अभी उस प्रॉपर्टी का उपभोग भले ही ना मिला हो, लेकिन उसके पास ओनरशिप जा चुकी है, उसके पास स्वामित्व जा चुका है। तो जब कोई प्रॉपर्टी हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाती है वो क्या होता है? वो इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित कहलाता है। अब बात करते हैं कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की। देखो, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में क्या होता है? जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो कुछ कंडीशंस लगा के की जाती है, शर्त के साथ की जाती है, जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे तब ट्रांसफर करूंगा जब ये अनिश्चित घटना के घटित होने, अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर, होने या न होने पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आज बारिश हुई तो मैं क्लास नहीं लूंगी, अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं क्लास लूंगी। अब बारिश होना एक अनिश्चित घटना है, इसका अपने कंफर्मेशन नहीं दे सकते ना कि ये चीज होगी या नहीं होगी। तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटना के घटित न होने पर डिपेंड करता है, वो क्या होता है? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता है। इसमें क्या होता है निहित हित में कि इसमें जब अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका ट्रांसफर हाथों हाथ ही अंतरिति के पास चला जाता है। अंतरिति कौन? जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, और अंतरक कौन? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। इसमें हाथों हाथ ट्रांसफर हो रही है। इसमें कह रहे हैं कि घटना के घटित होने या न होने पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये है वेस्टेड इंटरेस्ट और ये है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें मैंने आपको कहा कि ये प्रॉपर्टी हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इसका उपभोग अभी बचा हुआ रहता है। अब मान लो कि मैंने एक एक्स पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन अभी इसको कब्जा नहीं मिला। ठीक है, अभी इसको कब्जा या उपभोग नहीं मिला। उससे पहले ये मर जाता है, उससे पहले ये मर जाता है
तो क्या यहाँ पे ये इंटरेस्ट फेलियर हो जाएगा, विफल हो जाएगा? नहीं होगा। जब मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसको अभी कब्जा नहीं मिला, इससे पहले ये मर जाता है, तो ये इंटरेस्ट इसके एलआर पर चला जाता है या इसके जो बाकी रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उसके पास ये इंटरेस्ट चला जाता है। अब बात करते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस को लेके। निहित हित और समाश्रित हित में कुछ डिफरेंस। निहित हित हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 और समाश्रित हित हम पढ़ते हैं सेक्शन 21। देखो, अगर आप एलएलबी में अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप इस सेक्शन को मिला के एक और अपना डिफरेंस बढ़ा सकते हो। जैसे नंबर 1 पे आप लिख सकते हो कि निहित हित को टीपी एक्ट के सेक्शन 19 में परिभाषित किया है, समाश्रित हित को टीपी एक्ट के सेक्शन 21 में परिभाषित किया है। लेकिन अगर यही आंसर राइटिंग आप अपनी जुडिशरी में लिख रहे हो, जुडिशरी में इस सेक्शन को लगा के आपको एक डिफरेंस नहीं बनाना। जब आप डिफरेंस लिख रहे हो तो जहां पर आपने ये नाम लिखा है उसी के साथ आप इसका सेक्शन मेंशन कर दो, और जैसे नाम लिखा उसी के साथ सेक्शन मेंशन कर दिया, अलग से इसका डिफरेंस नहीं बनाना। अब समझते हैं निहित हित और समाश्रित हित में अंतर। देखो, मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता दिए कि ये किन किन पॉइंट्स में आप इनका डिफरेंस कर सकते हो। देखो, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस याद रखने पड़ते हैं, तो एक साथ अगर हम उन्हें रटते हैं तो हम भूल जाएंगे। इसलिए आप इन पॉइंट से इनका डिफरेंसेस याद रखो कि निहित हित और समाश्रित हित में हमें किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंस बना सकते हैं। घटना, प्रभाव, स्वामित्व, दाय, कुर्क या परिवर्तन, ऐसे करके आप इन 6 पॉइंट्स को या 7 पॉइंट्स को याद रख लोगे, देन आप अपने इसका डिफरेंसेस बना सकते हो। जैसे पहला मैं बात करूं तो ये बात कर रहा है घटना को लेके, मतलब कि घटना पर पहला डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। घटना अवश्यम भावी होती है। निहित हित में घटना अवश्यम भावी होती है, मतलब ऐसी घटना जो होनी ही होनी है, जिसका होना तय है, उस घटना पर क्या होता है, ये निहित हित होता है। समाश्रित हित में क्या होता है, ये घटना अनिश्चित होती है, जिसमें हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसिडेंट होगा या ये इंसिडेंट नहीं होगा, अनिश्चित घटना होती है। इसमें क्या होती है, अवश्यम भावी होती है, मतलब होनी ही होनी है। इसमें अनिश्चित घटना होती है जिसका हमें कुछ पता नहीं है कब होगी कब नहीं होगी। दूसरा बात करूं तो ये इसका दूसरा जो डिफरेंस है वो प्रवर्तन और प्रभाव के बारे में बताता है। निहित हित का प्रवर्तन या प्रभाव अंतरक की तिथि से प्रारंभ हो जाता है, मतलब जब अंतरक ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उस तारीख से इसका प्रवर्तन और प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। लेकिन समाश्रित हित में क्या होता है, इसका प्रवर्तन और प्रभाव अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर डिपेंड करता है कि ये घटना हुई तो मैं काम करूंगा, ये घटना नहीं हुई तो मैं काम नहीं करूंगा। मतलब स्वीकार जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसेप्ट्स की बात करता है। थर्ड बात करते हैं निहित हित, कौन सा डिफरेंस है, ऑनरशिप को लेके। मैंने आपको बताया वेस्टेड इंटरेस्ट में हाथों हाथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, तो ऑनरशिप में क्या होता है, निहित हित में अंतरीति, अंतरीति कौन, जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अंतरीति को संपत्ति का स्वामित्व तुरंत प्राप्त हो जाता है, भले ही इसमें उपभोग बचा हुआ रहता है लेकिन ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर हो जाती है। जबकि समाश्रित हित में स्वामित्व एवं उपभोग अनिश्चित घटना पर आधारित होते हैं, क्योंकि जब इसमें अभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो इसका ऑनरशिप भी नहीं जाएगी, इसका उपभोग भी नहीं जाएगा। ये तो ये कह रहे हैं किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही ये चीज होगी, तो इसलिए इसमें ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाती है, इसमें स्वामित्व उपभोग किसी अनिश्चित घटना पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि निहित हित दाय योग्य होता है, मतलब देने योग्य होता है, जबकि समाश्रित हित दाय योग्य नहीं होता, क्योंकि न तो इसमें अभी ट्रांसफर हुआ, न ऑनरशिप गई, न ही इसका कब्जा मिला। देन बात करते हैं निहित हित कुर्क एवं विक्रय की जा सकती है। कैसे, निहित हित में ट्रांसफरी अंतरीति के विरुद्ध अगर कोई डिक्री आ जाती है, जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसके अगेंस्ट कोई डिक्री आ जाती है, तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन में उस प्रॉपर्टी को हम कुर्क भी कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि निहित हित में ऑनरशिप तो पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। जबकि समाश्रित हित में हम पढ़ते हैं इसमें यह अंतरीति ही नहीं होता, यह न तो कुर्क एवं न बेची जा सकती है, क्योंकि कॉन्टिजेंट में तो हमें यह कहा कि अनिश्चित घटना
पर घटित है उस पर डिपेंड है। तो इसमें ना तो ये अभी ट्रांसफर हुई है, तो ना तो ये कुर्क हो सकती है और ना ही विक्रय हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं परिवर्तन के बारे में। देखो, निहित हित को आप समाश्रित हित में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तब आप निहित हित को समाश्रित हित में परिवर्तित कर सकते हो। प्री का क्वेश्चन, निहित हित को समाश्रित हित में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बट अगर मेंस में लिख रहे हैं तो निहित हित को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। देन बात करते हैं 6 कहता है समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो सकता है, कि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट को वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज किया जा सकता है। तो ये हम पढ़ते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बारे में। देखो, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट टीपी एक्ट में पढ़ रहे हैं, एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं, एक कॉन्टिजेंट डिक्री सीपीसी में पढ़ते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कॉन्टिजेंट हम डिक्री कहाँ पढ़ते हैं सीपीसी में और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम कहाँ पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।